विद्यार्थी मित्रों, मैं वी.डी. सिंह फ्रॉम विवेकानंद विद्यालय आज आपको कक्षा 12 जीव विज्ञान के चैप्टर नंबर 4 जनन स्वास्थ्य के बारे में बताऊंगा। यह सेकंड लेक्चर है। इसमें 4.3 सगर्भता एवं चिकित्सीय समापन। सगर्भता मतलब प्रेगनेंसी अगर किसी कारण से अनावश्यक रूप से हो गई हो तब उसका समापन करने के लिए, उसे दूर करने के लिए जो कुछ यहाँ पर नियम और कुछ विधियाँ बताई गई हैं उनको फॉलो करना आवश्यक है। इसे इंग्लिश में MTP कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले यानी कि शिशु जन्म से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को प्रेरित गर्भपात कहते हैं। प्रेरित गर्भपात मतलब प्रेरित खुद किया जाए किसी कारणवश। पूरी दुनिया में हर साल लगभग 45 to 50 मिलियंस MTP कराए जाते हैं, जो पूरे के पूरे प्रेगनेंसी के 1.5 भाग हैं। MTP में भावनात्मक, नैतिक, धार्मिक और सामाजिक पहलुओं से जुड़े होने के कारण बहस का मुद्दा है कि MTP कानूनी बनाना चाहिए या नहीं। कुछ लोगों के धार्मिक ग्रंथ में लिखा है कि कितनी भी संतान उत्पन्न कर सकते हैं, या कोई खोड़ खापड़ या कोई खामी वाला बच्चा हो तो भगवान की देन है। तो इस तरह की बातों को दूर रखते हुए अगर हम कानून में बात करें तो MTP कानूनी अपराध है, क्योंकि इसका दुरुपयोग किया जाता है। भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए 1971 में कानूनी स्वीकृति दी थी। इसका प्रतिबंध अंधाधुंध और गैर कानूनी मादा हत्याओं तथा भेदभाव को रोकने के लिए किया गया, क्योंकि लोग मादा भ्रूण को नष्ट करवा देते थे, इसलिए कानून बनाना ज़रूरी हो गया। MTP कब आवश्यक होता है यानी कब करा सकते हैं, उसके कुछ नियम हैं, शर्तें हैं। इसका उत्तर अनचाही गर्भवताओं के से मुक्ति पाना है। अनचाही सगर्भताओं मतलब अनचाही प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी से मुक्ति पाना। लापरवाही के साथ किए गए असुरक्षित यौन संबंध का परिणाम हो, मैथुन के समय गर्भ निरोधकों के असफल होने का परिणाम हो, बलात्कार या अन्य किसी कारणवश परिणाम हो, भ्रूण किसी निश्चित रोग या खामी का शिकार हो, मान लीजिए अंग विकसित नहीं कर रहे हैं, हाथ पैर गायब हैं, या दो गर्भ आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसे समय पर इनको परमिशन दी जाती है। यदि मां बने रहना एवं मां और भ्रूण दोनों के लिए हानिकारक हो तो भी हम इसकी अनुमति दे सकते हैं। 12 सप्ताह तक की अवधि में कराए जाने वाला MTP सुरक्षित माना जाता है। 12 सप्ताह के बाद में अगर कराएंगे तो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए इसके लिए ये टाइमिंग दी गई है। कोई भी प्रकार की अनवांटेड प्रॉब्लम, कोई भी प्रकार की क्षति भ्रूण में हो या माता को कोई भयंकर बीमारी हो, कैंसर इत्यादि से पीड़ित हो, तो हम इसकी अनुमति देते हैं। गैर कानून ये अगर इससे पहले MTP कराया जाए तो गैर कानूनी होता है। 12 सप्ताह से ज़्यादा MTP माँ और भ्रूण दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। अगर इससे भी ज़्यादा खतरनाक कोई बीमारी हो तो फिर उसे परमिशन दी जाती है। अब बात करें यौन संचरित संक्रमण की। इसके द्वारा संक्रमण एक दूसरे व्यक्ति से फैलता है। जो रोग मैथुन द्वारा संचरित होते हैं उन्हें यौन संचरित रोग कहते हैं। STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या वेजाइनल डिजीज़। STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन VD यानी कि वेजाइनल डिजीज़, और RTI मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। रिप्रोडक्ट मतलब रिप्रोडक्शन पाथ में कोई इन्फेक्शन हो तो। यहाँ पर कुछ रोग के नाम दिए हैं, जैसे सुजाक, गोनेरिया, सिफिलिस, हर्पीस, जेनेटिक परिसर्स, क्लेमिडिया, ट्राइकोमोनासिस, लैंगिक मत्स्य, यकृत शोथ, अधिक चर्चित एड्स HIV द्वारा होता है। इसमें से कुछ रोग फंगल द्वारा होते हैं, कुछ बैक्टीरिया द्वारा होते हैं, कुछ वायरस द्वारा होते हैं। इस तरह के कुछ रोग हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं। HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस सबसे खतरनाक संक्रामक यौन संचरित रोग है।
परंतु ऐसा नहीं है कि केवल यौन संचरण से होता है, अन्य कारणों से भी होता है। यकृत शोथ भी यानी कि हेपेटाइटिस यानी कि कमड़ा, HIV दोनों रोग संक्रमण वाली सुई से भी, औजारों से भी फैल सकता है। HIV एवं यकृत शोथ को छोड़कर सभी रोग उपचार योग्य हैं, बशर्ते कि शुरुआत में पता चले एवं इलाज कराया जाए। इन रोगों से शुरुआती लक्षण हल्के फुल्के होते हैं, जैसे कि जननिक क्षेत्र में खुजली, तरल स्राव होना, फुल्लियाँ होना, फुंसी होना, दर्द होना, सूजन होना आदि हो सकते हैं। स्पष्ट लक्षण प्रकट नहीं होते, जिससे लंबे समय तक पता नहीं चलता। यदि उचित समय पर उपचार नहीं किया जाता तो जटिलताएं बढ़ सकती हैं। सोड़ी शोथ रोग PID, पेल्विस इन्फेक्शन, गर्भपात, मृत शिशु जन्म, अस्थानिक सगर्भता, बंधता अथवा जनन मार्ग का कैंसर आदि रोग हो सकते हैं। यौन संचित रोग समाज के लिए खतरा है, अतः जनन स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम से इसे प्राथमिकता दी जाती है। यह 15 से 24 वर्ष की आयु में अधिक होता है, क्योंकि उस समय पर रोगों के फैलने की जानकारियाँ कम होती हैं और उन लोगों को असुरक्षित यौन संबंध के कारण ऐसा हो जाता है। बात करें बंधता की, उससे पहले यदि निम्नलिखित नियमों का पालन करें तो आप पूरी तरह से सुरक्षित, रोग मुक्त रह सकते हैं। कुछ प्रिकॉशंस हैं, वो प्रिकॉशंस यहाँ दिए गए हैं। किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध ना रखें। मैथुन के समय सदैव कॉन्डम का इस्तेमाल करें। यदि आशंका हो तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। यानी किसी भी प्रकार की झिझक रखे बिना यदि हम डॉक्टर की परामर्श लेते हैं तो ये ठीक रहेगा, जल्दी उपचार हो सकता है। बंधता, सहवास के बावजूद भी बच्चे पैदा करने में असमर्थ हो। यदि दोनों, नर और मादा दोनों में से कोई भी एक किसी रोग से ग्रसित है, अंग पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं या अंगों में कोई बीमारी पैदा हो गई है या ट्यूब बंद हो गई है, शुक्रकोश उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में बंधता कहते हैं। ऐसी बंधता वाली स्थिति को दूर करने के लिए कुछ यहाँ पर विधियाँ दी गई हैं। अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे शारीरिक हो सकता है, यानी फिजिकल बॉडी में कोई तकलीफ हो सकती है, जन्मजात हो सकता है, जन्म से ही, रोगजन्य हो सकता है, औषधिक हो सकता है, प्रतिरक्षात्मक हो सकता है या मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है। इस तरह से कई प्रकार के हो सकते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे वो बेढण या किन्नर लोग, वो किन्नर लोग जन्म से ही उनके अंग विकसित नहीं होते हैं, तो पूरी तरह से बांधे होते हैं, लेकिन कुछ थोड़ी सी खामी हो तो हम उसका रिमूव कर सकते हैं। बच्चा न होने का दोष पुरुष अथवा स्त्री दोनों का हो सकता है, परंतु भारतवर्ष में दोष स्त्री को माना जाता है, क्योंकि दोनों में ही खामी हो सकती है। विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा इकाइयाँ, बंधता क्लिनिक सहायक होती हैं। इनमें से कुछ दोषों को निवारण किया सकता है और कुछ दोष निवारण संभव न हो तो कुछ सहायक तकनीकियाँ उपलब्ध हैं। रोगों को निवारण करने में असमर्थता हो तो हम दूसरे कुछ आइडियाज़, दूसरे कुछ मेथड और दूसरे कुछ नियम पाल करके भी हम बंधता को दूर न कर सकें तो भी माता पिता बन सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक विधि है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, पात्र निषेचन। शरीर के बाहर निषेचन के लिए परिस्थिति बनाकर भ्रूण स्थानांतरण यानी कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, टेस्ट बेबी जिसे कहते हैं TTB का उपयोग किया जा सकता है। यानी कि हम शुक्रकोश और अंडकोश को किसी एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेबोरेटरी में पैट्री डिश के अंदर उन्हें दोनों को निषेचन कराएं। निषेचन कराने के बाद वो एम्ब्रायो बन जाए तो एम्ब्रायो को हम उठा करके स्त्री की गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं और वो डेवलप कर जाता है, बशर्ते कि गर्भाशय ठीक काम कर रहा हो। बाकी अंडकोश का नहीं बन नहीं हो या अंडवाहिनी ब्लॉक हो गई हो तो ऐसी परिस्थिति में इसका उपयोग किया सकता है। इसी विधि में दाता शुक्रकोश या दाता अंडकोश को प्रयोगशाला में निषेचन कराने के बाद सौगर्ता स्थापित कर जाता है। यह कोशी 8 कोशीय ब्लास्टोमियर की कोशिका बन जाती है, तब इसे स्थापित कर देते हैं। नेक्स्ट दूसरा विधि है फैलोपी, अंतः डिंब वाहिनी स्थानांतरण। अगर फैलोपियन ट्यूब ठीक ठाक है, अंड कोशिका नहीं आ रही है, नहीं बन रही है, तो हम शुक्रकोशों को वहाँ पहुँचा देते हैं या हम जायगोट को उस अंडवाहिनी में स्थानांतरित कर देते हैं, इस्थीमस में। यदि 8 कोशी या इससे अधिक वाला भ्रूणकोश हो तो आसानी से उसको स्थापित किया सकता है।
IUT इंट्रायूट्रिन ट्रांसफ़र 8 कोशीय से अधिक कोशीय भ्रूण गर्भाशय यूट्रस में स्थापित किया जा सकता है। यानी कि अगर टेस्ट बेबी तैयार किया गया है और अंडवाहिनी में स्थान नहीं है, अंडवाहिनी में कोई इन्फेक्शन हो चुका है, तो हम सीधे गर्भाशय के अंदर उसको स्थापित कर सकते हैं। जो जैसे कि आपने गर्भ विकास की प्रक्रिया सुनी, गर्भाशय के अंदर अंडकोशिका धंसती चली जाती है, तो इसे आर्टिफिशियली अंदर स्थापित कर देते हैं ऑपरेशन द्वारा। दूसरा होता है युग्मक द्वारा। जिन स्त्रियों के गर्भधारण समस्या रहती है, जीव निषेचन इन विवो फर्टिलाइजेशन, स्त्री के शरीर में ही युग्मकों का संलयन हो जाता है। यानी संलयन तो वहाँ हो जाएगा। मान लीजिए नर में शुक्रकोश नहीं बन रहे हैं, तो हम नर में शुक्रकोश बाहर से ला करके प्रदान कर दिए जाते हैं। जिस तरह से आजकल गाय भैंस पशुओं इत्यादि के शरीर में हम शुक्रकोशों का स्थानांतरण कर देते हैं, वो शुक्रकोश आसानी से अंदर जा कर के फलन क्रिया कर सकते हैं अगर नर में शुक्रकोश न बन रहे हों तो। दूसरा है GIFT गैमीट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जिन स्त्रियों में अंडाणु उत्पन्न नहीं होता, मान ली एक्स सेल नहीं बन रही, तो दाता मतलब किसी भी दूसरी अन्य स्त्री के अंडाणु को लेकर उन स्त्रियों की फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर देते हैं सिरिंज द्वारा, किसी डिवाइस द्वारा, तो भी वहाँ फलन क्रिया हो सकती है। कोशिकी शुक्राणु निक्षेपण ICSI, इस विधि में शुक्राणुओं को सीधे ही अंडाणु में निक्षेपित कर दिया जाता है। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब पुरुष में वीर्य सेचन ना हो, वीर्य का निर्माण ना हो, या वीर्य में शुक्राणु बहुत कम हो, तब शुक्रकोशों को वहाँ ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। कृत्रिम वीर्य सेचन AI आर्टिफिशियल, जब शुक्राणु अनुपस्थित या वीर्य में कम संख्या में हो, तब अन्य स्थान से प्राप्त कर शुक्राणु का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम रूप से बाहर से किसी दूसरे अन्य पुरुष के शुक्रकोशों को लाकर लेबोरेटरी में से मिल जाते हैं। वीर बैंक है, वीर बैंक में से मिल जाते हैं। जिस तरह से ब्लड बैंक में से मिलते हैं, उसी तरह से इसमें से मिलते हैं। दूसरा है IUI गर्भाशय वीर्य सेचन और कृत्रिम वीर्य सेचन, ये दोनों ही तकनीकें एक जैसी हैं। यदि पति या स्वस्थ दाता के शुक्र को लेकर शुक्र योनि में उसके गर्भाशय में प्रवेश कराया जाए तो इसे गर्भाशय वीर्य सेचन कहते हैं। थैंक यू।